हाय। चलिए शुरू करते हैं HRM 3। HRM 3 बेसिकली बात करता है इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉय को जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके जॉब के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके डिपार्टमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सच है कि कोई एम्प्लॉय हो सकता है फ्रेशर हो सकता है वो पहले से काम करके आया हो, लेकिन उसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता है। तो NABH कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंडक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने एक छूट दे रखी है जो आगे पॉइंट में मेंशन भी है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन व्हेन दिस ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड। लेकिन इसका मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया गया है। ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग करा देनी है, लेकिन ये आपके इंडक्शन ट्रेनिंग पॉलिसी या प्रोसीजर का हिस्सा होना चाहिए कि आप कितने दिन के अंदर ये ट्रेनिंग देने वाले हैं। अब किस किस की इंडक्शन होनी चाहिए? तो उनका कहना है कि डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या कोई स्टाफ हो इंक्लूडिंग स्टूडेंट, वॉलंटियर्स, सबका इंडक्शन होना चाहिए। दूसरे, इवन अगर कंसल्टेंट विजिटिंग भी हैं तो भी उनका इंडक्शन होना चाहिए। फिर उनका कहना है कि ये एक जनरल इंडक्शन हो गया। स्टाफ का डिपार्टमेंट और जॉब स्पेसिफिक इंडक्शन भी होना चाहिए जो उस डिपार्टमेंट में हो। उनका ये भी कहना है कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम B to H जो इसी स्टैंडर्ड के हैं, ये कोर है जो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट B to H जितने हैं वो सारे कवर होने चाहिए, ये मिनिमम है। और जो भी कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग है वो एक बुकलेट के फॉर्म में एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, स्टाफ को दिया जा सकता है। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सच ट्रेनिंग आर केप्ट, तो रिकॉर्ड भाई रखना है। तो B से H में क्या क्या आता है? पहली चीज आती है ओरिएंटेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड वैल्यूज। तो पहली चीज, अगर आप NABH के लिए जा रहे हैं तो ये 3 चीज बना लीजिए। आप देखेंगे ये पहली जगह नहीं है जहां मिशन, विजन और वैल्यूज की बात आ रही है। इससे पहले भी 2-3 जगहों पे मैं मेंशन कर चुका हूं और अभी आगे NABH में आपको और जगहों पे ये दिखेगा। तो आप पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन, विजन, वैल्यूज बनाइए, उसे डिस्प्ले भी कर दीजिए क्योंकि ये NABH की एक रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को ये पता होना चाहिए। पता होने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारे, लेकिन दे शुड बी एबल टू टेल द बेसिक जिस्ट ऑफ इट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C कहता है इंडक्शन शुड इंक्लूड अवेयरनेस ऑन द स्टाफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या है, उन्हें सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो पेशेंट राइट्स वायलेशन कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो आपको ये ट्रेनिंग में बताना है। इंडक्शन ट्रेनिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है? पहली चीज, पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर सेफ्टी इज कवर्ड। सेकेंड चीज क्या है? सारे इमरजेंसी कोड्स कवर होने चाहिए। अब इमरजेंसी कोड्स वो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली वही 5-6 कोड होते हैं। उसमें इंडक्शन के समय ही स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग शुड ऑल्सो इंक्लूड पल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR। तो CPR देखिए, जो सारे स्टाफ की ट्रेनिंग होनी है दैट इज ऑन BLS। तो ये आप इंडक्शन का हिस्सा बना सकते हैं। फिर उसके बाद उनका कहना है कि HDU और सारी क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो हैं उसमें ACLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर कोई स्टाफ NICU में काम कर रहा है तो उसे नियोनेटल रेसिस्टेशन प्रोग्राम में ट्रेन होना चाहिए और PICU के स्टाफ को पाल्स में। और ये ट्रेनिंग जो अभी उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर करी है कि ये ट्रेनिंग कोई भी दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका AHA सर्टिफिकेशन होना चाहिए तभी ट्रेनर माना जाएगा। देखिए, AHA अमेरिका का सर्टिफिकेशन है, यहाँ का नहीं है। इंडिया का भी कोई भी सर्टिफिकेशन चलेगा। इवन आपके जो इंटेंसिविस्ट हैं वो भी ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बाई क्वालिफिकेशन इस प्रोसीजर में ट्रेंड होते हैं। तो आपको किसी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उसके क्रेडेंशियल वैसे होने चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि वो ट्रेंड है इस ट्रेनिंग को देने के लिए। अब वो जो ट्रेनिंग है NALS की, PALS की, NRP या ACLS, BLS की, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब कोई AHA एल्गोरिदम हो सकती है या आपकी इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन की एल्गोरिदम हो सकती है जिसपे ट्रेन किया जाए। कमिटमेंट F कहता है द इंडक्शन ट्रेनिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑन हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब वैसे तो पूरा मैनुअल आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है जैसे हैंड हाइजीन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्पिल,
निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट एड क्या होगा अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाए, ये सारी चीजें आप जरूर बता सकते हैं। जो जी है वो कहता है इंडक्शन ट्रेनिंग इंक्लूड्स ओरिएंटेशन टू द सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज सर्विस स्टैंडर्ड होते क्या है, ये भी दूसरी बार आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे और जगहों पे आता रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया पिछले प्रोग्राम में, सर्विस स्टैंडर्ड या इंटरनल बेंचमार्क वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए सेट करती है। याद करिए हम लोगों ने AAC 12 और 13 में बात करी थी, स्पेसिफिकली AAC 12 में जहाँ पे हम डिस्चार्ज प्रोसेस की बात कर रहे थे, वहाँ हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की टाइम लग रहा है डिस्चार्ज में, वो हमें मॉनिटर करना है और बताना है सारे स्टेक होल्डर्स को, पेशेंट को, नेक्स्ट टू किन को और केयर प्रोवाइडर्स को, जिससे वो लोग उसी तरह से मेंटली रेडी रहें। तो वो कैसे होगा, जब आप एक क्वालिटी इंडिकेटर में वेटिंग टाइम मॉनिटर करते हैं तो आप एवरेज निकाल लेते हैं अगले लास्ट 6 महीनों का, और आप डिस्प्ले करते हैं कि जी हमें ये पर्टिकुलर सर्विस देने में, ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो या डायग्नोस्टिक सर्विस, ये सर्विस देने में हमें इतना समय लगेगा। ये साइनेज टेम्परेरी होते हैं, बिकॉज आप जब हर 6 महीने का एवरेज लेंगे, और कई बार ऐसे सर बोलते हैं 3 महीने के लिए, देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, लेकिन मैं 6 महीने या साल भर प्रेफर करता हूँ, बिकॉज उससे 2-3 सीजन कवर हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल्स में सीजनैलिटी होती है, यानी कि कई जगहों पे कार्डियोलॉजी प्रोसीजर ठंड में ज़्यादा होते हैं, शायद ऑप्स एंड गायनी के प्रोसीजर किसी और सीजन में ज़्यादा होते हो, तो इसलिए आप अगर ज़्यादा लंबे समय का डाटा एवरेजिंग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हर महीने या हर 3 महीने में जब आप उसे रिव्यू करते हैं तो उसे आप चेंज भी करते रहें कि अभी आपका लेटेस्ट टाइम क्या चल रहा है और क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एच कहता है इंडक्शन ट्रेनिंग इंक्लूड्स ओरिएंटेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। अगेन हम ये पहले बात कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लाइक अटेंडेंस, लीव, कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना है इंडक्शन ट्रेनिंग में। आई कहता है इट शुड इंक्लूड रिलेवेंट डिपार्टमेंट, यूनिट, सर्विस, प्रोग्राम्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, उस पे है, इसका कोई पीपीटी होना जरूरी नहीं है। आप जब उसे एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करें तो उसके बाद उसका एक अटेंडेंस रिकॉर्ड पर सिग्नेचर ले लें, जहां ट्रेनिंग लिखी हो वहां पे लिखें ट्रेनिंग इंडक्शन, मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग और जॉब डिस्क्रिप्शन ट्रेनिंग, और नीचे उस एम्प्लॉय के साइन ले लें। और यूजुअली आपके हर ट्रेनिंग का जो शेड्यूल या जब भी मैंने बनाया है तो वहाँ पे ट्रेनिंग के नाम के नीचे ट्रेनिंग कंटेंट होता है, उस ट्रेनिंग कंटेंट में लिखें डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन एंड जॉब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, जिससे ये क्लियर हो कि किस चीज में ट्रेनिंग दी गई है। लास्ट है जे, जो गलती से मैं एच ही छोड़ दिया हूं। द स्टाफ इज ट्रेन्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इट्स यूज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या है, अगर आपका HIS है, LIS है, तो उसे स्टाफ की जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अगर आपके यहाँ EMR है तो स्टाफ को उसके एक्सेस करने का, डेटा रिट्रीव करने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन सिस्टम की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ये IMS चैप्टर के हिसाब से कि अगर फिजिकल रिकॉर्ड भी है तो वो कितने समय तक रखा जाएगा, MLC रिकॉर्ड के लिए क्या प्रोटोकॉल होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, उसे कैसे हम इशू करा सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड से, कितने समय तक रख सकते हैं, ये सब उसे बताया जाना चाहिए। आई थिंक काफ़ी ब्रीफली मैंने इसको कवर किया, लेकिन ज़्यादातर इंफॉर्मेशन दे दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेनिंग एक पीपीटी हो सकती है छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने आप में आप एक एक छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब में रिकॉर्ड करके एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं कि वो इन्हें देखें और उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन शीट भरें कि उन्होंने ये कर लिया है। और ज़रूरी नहीं है कि बार बार ये रिपीटेटिव ट्रेनिंग की जाए, मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाए। आप अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के वीडियोस बना के रख सकते हैं, और जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करे, सिर्फ एक सिंगल एम्प्लॉय, आप उसको बैठ के एक टैब दे दें या फोन दे दें और बोलें आप इसे देख लीजिए, और उसके बाद वहीं शीट भरा दें। तो इसलिए आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जब 15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तभी मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। और आप एक बुकलेट बना सकते हैं या प्रिंट आउट दे सकते हैं एम्प्लॉय को, और एक रिसीविंग ले सकते हैं कि उसको ये बुकलेट दी गई, तो जो NABH की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। याद रखिए जब असेसमेंट आपका होता है तो वो आपसे 3-4 चीजें मांगते हैं इंडक्शन की। एक तो इंडक्शन ट्रेनिंग का कंटेंट यानी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बदले आप ये वीडियोस दे सकते हैं, बड़ी आसानी से एक्सेप्ट हो जाएंगे। ट्रेनिंग का रिकॉर्ड और पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन आपको देना पड़ेगा, और किसी ना किसी एम्प्लॉय से वो इंटरव्यू करते समय पूछेंगे कि तुम्हारा इंडक्शन हुआ था क्या।
आई थिंक ये क्लियर करता है इसको। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, कंफ्यूजन रह जाए या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।